डियर स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट सेशन फास्ट के टेस्ट में जो क्वेश्चन अभी तक रिपोर्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट की हैं, वो मैं डिस्कस करने लगा हूं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन कौन से आए हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो हमारी डिस्कशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रहे होते, बल्कि उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो भी साथ साथ आप लोगों को पता चल रहे होते हैं। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो रिपोर्टेड है। लिमिट का क्वेश्चन आया। लिमिट के बारे में हमेशा आपको समझाता हूं कि सबसे पहला काम होता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना। जो बातें मैंने आपको लेक्चर्स में बताई हैं, इससे पहले डिस्कशन में बताई हैं, मोर और लेस वो सारी बातें टेस्ट में आ रही हैं, पूछी जा रही हैं। तो अगर आप सेशन अटेंड कर चुके हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वेल ट्रेंड हैं। आने वाले दिनों में जो फास्ट का टेस्ट हो या नस का टेस्ट हो, उसके लिए आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि लिमिट केस के अंदर पहला काम है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना। अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपने देखा 4, एक्स को पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, 1/0। हमेशा समझाता हूं कि इसके ऊपर ट्रिक नहीं अप्लाई करना, इस पर डेरिवेटिव नहीं करने। डेरिवेटिव हमेशा 0/0 फॉर्म पे करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के ऊपर कर रहे हैं। जब ये 1/0 बन गया है, सो दैट मीन्स कि यहीं पर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा इसका आंसर बनेगा इन्फिनिटी। यू नो दैट समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ है, और इंटीग्रेशन में ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि जिसमें आप हर एक टर्म को जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे बाय यूजिंग द फार्मूला। अब x रेज़ टू पावर 5 को इंटीग्रेट करना आप सबको आता है, विच इज x रेज़ टू पावर 6/6। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या बनेगी, दैट बिकम्स x क्यूब ओवर 3। मत भूलें यहां पर एक 3 लिखा हुआ है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 9। x रेज़ टू पावर -2 की इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x की पावर -2 + 1 करेंगे तो x पावर -1, डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूं तो ये बनेगा 1/x प्लस इज ऑलवेज देयर। अब आप ऑप्शंस में देखें तो अल्फा इसका आंसर बन रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं जी। cos x फंक्शन टेस्ट में आया है, वो कहता है जी x जो है इसका एंगल वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को 0 से π/2, क्लोज्ड इंटरवल है। बताना आपने ये ऑप्शन देखेंगे, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं है, क्या है। आपको हमेशा समझाता हूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो फैसला है वो हमेशा आपसे कहां से कर रहे होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे होते हैं। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उस इंटरवल में फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फिर उस इंटरवल में फंक्शन क्या होता है, आपका डिक्रीजिंग होता है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव से आप कैलकुलेट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने डिस्कस किए हैं और अभी भी बता रहा हूं, इस तरह क्वेश्चन टेस्ट में जरूर आ रहा है जहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को वो डिस्कस कर रहा है। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं कॉस का, तो कॉस के फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक करते हैं कि वो इस इंटरवल के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये क्या है। लेकिन अगर आप इस चीज को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और अगर आप डायरेक्ट अप्रोच के साथ जाएं, ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो आप सबको पता है, जो डिफरेंट क्वेश्चंस में आपने यूज कर रही हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट अप्रोच के साथ जाएं, आप डेरिवेटिव ना भी लें, तो फिर आप क्या सोचते हैं, यार cos x जो है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग होगा। ये बात गलत है जो मैं कर रहा हूं, ये बात गलत है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है तो लिहाजा ये इंक्रीजिंग होगा, ऐसा नहीं है। cos x के पॉजिटिव होने से डिसीजन नहीं होना, डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने से डिसीजन होना है। तो डेरिवेटिव के साथ आप उसको देखेंगे, डेरिवेटिव उसका क्या है, पहली बात तो ये है। चलें, अगर मैं डेरिवेटिव के साथ आपको समझाऊं तो बेसिकली वो क्या बनेगा कि cos x का जो डेरिवेटिव है आप सब जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब माइनस साइन एक्स को अगर आप इस इंटरवल में देखते हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस इंटरवल के अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फिर क्या निकला है, नेगेटिव निकल आया। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, आपस डिक्रीजिंग होगा। ये सिंपल गोइंग है कि डेरिवेटिव लिया, इंटरवल में देखा वो नेगेटिव आ गया। डायरेक्ट अगर आप देखें तो मैं हमेशा आपको समझाता हूं cos x के ग्राफ को या sin x के ग्राफ को आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ग्राफ के साथ भी इसको अंडरस्टैंड कर लें तो ज्यादा उसको आप स्पीडीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि cos x का जो ग्राफ है उसकी शेप ऐसे बनती है कि वो यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे यहां पर लैंड करेंगे, ये पॉइंट क्या है 0 और cos 0 क्या होता है 1। इसका मतलब यहां से ये ग्राफ शुरू हो रहा है। उसके बाद ग्राफ आपको क्या होता नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता नजर आ रहा है। और यहां पर जब 0 बनेगा तो ये पॉइंट क्या होता है, दैट इज π/2। आप सब जानते हैं कि cos π/2 क्या होता है, 0।
दिस मीन्स कि अगर आप ग्राफिकली भी इसको अंडरस्टैंड करें तो ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है कि इस इंटरवल में कॉस का जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर आप डेरिवेटिव के साथ करेंगे तो भी आपको समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब कि एनालिसिस करने के दोनों तरीके मैंने बता दिए, ग्राफिकल भी और डेरिवेटिव के साथ भी। दोनों सूरतों में आपको समझ आ रहा है कि ये बेसिकली क्या है, डिक्रीजिंग केस बन रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन फिर आ गई है। अब मैं आपको हमेशा समझाता हूं अपनी क्लासेस में, लेक्चर्स में, ये वाली जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, इस फॉर्म की इंटीग्रेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो आपने याद रखने होते हैं। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप देख रहे हैं टेस्ट में आया, हमेशा ही आता है। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, 1/x² माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर है, 1/x² माइनस a स्क्वायर। ये पूरी लिस्ट है जो किप्स की प्रेप बुक के अंदर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मैं हमेशा समझाता हूं, इनको जरूर आप याद कर लें, ये टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। अब आप देखें ये फास्ट के टेस्ट में तो आ गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जिन लोगों को याद है कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द फार्मूला, आपको याद है a² प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और dx दिस इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक की फॉर्म बनती है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की फॉर्म बनती है, जिसको आप कहते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, राइट। अच्छा, इसकी एक फॉर्म है ln वाली फॉर्म भी, वो भी आपको याद है, लेकिन चूंकि मेरे पास ऑप्शन इस वक्त टेस्ट में जो आई हैं वो हाइपरबोलिक इनवर्स में आई हैं, तो मैं उस फॉर्म में आपको डिस्कस कर रहा हूं। वैसे इसकी ln वाली फॉर्म भी आपको याद होती है। अच्छा, जो बात डिफरेंट है वो आपको दिखा दूं कि आप सबको समझ आ गई कि अच्छा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a तो ये बनता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को नोट करेंगे तो क्वेश्चन में यहां पर एक 1/a भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या करना है, कुछ नहीं करते, 1/a को आप यहां पर ऐड कर लें। जब 1/a यहां पर आएगा स्टूडेंट तो फिर आपके आंसर में भी क्या आ जाएगा, 1/a, सिंपल गोइंग। अब आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो 1/a साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a ये बन जाएगा। लेकिन इसे समझना आप नहीं है कि बाकी फॉर्म भी एक दफ़ा रिवाइज कर लें, गो थ्रू कर लें, अच्छी तरह याद कर लें। ये किसी ना किसी टेस्ट में ज़रूर आती हैं, जो मैं आपको लेक्चर्स में भी समझा रहा होता हूँ। और इसकी ln वाली फॉर्म भी याद कर लें, इनवर्स वाली फॉर्म को भी दोबारा देख लें, पहले भी आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें जी, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा उसने कि a इंटरसेक्शन a के बराबर होता है, ये कंडीशन नंबर 1। a इंटरसेक्शन b a के बराबर होता है, a इंटरसेक्शन फाई जो है a के बराबर है। फोर्थ में उसने कहा जी a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो a कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है। आपने ऑप्शंस देखनी है, ऑप्शंस में कहता है कि ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट या ऑल आर करेक्ट। देखते हैं। सबसे पहली बात तो a इंटरसेक्शन a के इक्वल होता है, ये रिजल्ट है। और आप सबको याद है कि a यूनियन a भी a के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, और a इंटरसेक्शन a भी a के इक्वल होता है। किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करें तो आंसर वही सेट आएगा, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ करें तो आंसर वही सेट आता है। आइडेम्पोटेंट लॉ भी से कहते हैं। बहरहाल नाम पता होना जरूरी नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी कम से कम पता है। तो फर्स्ट इज ट्रू। अच्छा, अब अगर आप इस थर्ड को देखें, इससे पहले कि मैं सेकंड पे जाऊं, थर्ड को देखें, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ करें तो आंसर फाई आता है, वही सेट नहीं आता। यानी इसकी जो ट्रू प्रॉपर्टी है वो क्या बनती है, कोई भी सेट है उसका इंटरसेक्शन अगर आप एम्प्टी सेट के साथ करेंगे स्टूडेंट तो फिर वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनता है। हाँ, अगर यूनियन करें, ए यूनियन फाई करें तो ए के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज बेसिक आपको जरूर पता होनी चाहिए, आपने जरूर याद की होती हैं। इससे मैं आपको ये बता रहा हूं कि थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। तो समझ फिर आपको ये आनी चाहिए कि अब ऑप्शन में से आपको आपका आंसर मिल गया। कैसे मिल गया कि ऑल आर करेक्ट तो खत्म हो गया ना, क्योंकि थर्ड को मैंने इनकरेक्ट कर दिया। 1 को मैंने करेक्ट किया तो उसका मतलब ओनली 1 इज करेक्ट हो गया। 2 और 3 मैंने देखे भी नहीं, आप भी ना देखें। पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आप क्या डिस्कस कर लेते हैं, जब आप टेस्ट में काम कर रहे हैं तो टेस्ट में तो आपने अपने आंसर तक पहुंचना है। तो आंसर आपको मिल गया कि जी अल्फा इसका आंसर है। वैसे अगर आप देखें जो सेकंड कंडीशन है कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये हो सकता है कि इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हो किसी स्पेसिफिक केस के अंदर, लेकिन हमेशा नहीं होता। तो हमेशा जनरली मैं से ये नहीं कह सकता कि इंटरसेक्शन बी जो है वो एक इक्वल है। अच्छा, ये वैसी गलत है, आप सबको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट आपस में स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आंसर क्या बनता है, ए। यहां पर क्या लिखा हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट, विच इज अगेन रॉन्ग। सो एनालिसिस किया आपने सेट्स के अंदर, चारों कंडीशंस का अपना आंसर बता दिया, अल्फा इसका आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर आपको दिया हुआ है ए, वेक्टर दिया बी, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फास्ट के टेस्ट के अंदर। इससे पहले जो फर्स्ट डे पे टेस्ट हुआ था वहां पर भी क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ, अगले दिन जो फास्ट के टेस्ट हुए वहां पर भी क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहा है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने जी की वैल्यू बतानी। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। अब आपने क्या करना है, अब आप इसकी डॉट लेंगे, आई की आई के साथ डॉट करें 2 बनेगा, जी की जे से डॉट करेंगे तो बनेगा 3, जी और के की डॉट के साथ बनेगा 4 इज इक्वल टू
0 ऑब्वियसली, ठीक है जी। अब आप कैलकुलेट करें 3g इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। सो ऑप्शंस पे जाएंगे तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। बात ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फास्ट के टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो हाँ जी, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दी हुई है एंड दिस इज इक्वल टू 1728 वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपने बतानी है। ये क्वेश्चन अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे स्टूडेंट तो ऐसा क्वेश्चन फास्ट के टेस्ट में जरूर आ रहा होता है और इतना आसान क्वेश्चन नहीं अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाएं तो मैं कैलकुलेट करवा भी नहीं रहा। अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे इट विल टेक टाइम। ज़ाहिर आप देखेंगे कि 1728 12 की क्या पावर बनता है, फिर आप जो रूल हैं बेस के और एक्सपोनेंट्स के वो यूज़ करेंगे। आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं हमेशा आप लोगों के ट्रिक इसका समझाता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रिक आपको याद है, आई एम श्योर आप समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूं। ट्रिक इसका मैं कहता हूं जी बैक सॉल्व करें, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बल्कि ऑप्शन से वैल्यू पुट करें क्वेश्चन में एक्स और वाई की, देखें कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आपने एक्स की जगह पे यहां पर 1 पुट कर लें। जब आप 1 पुट करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगी 12 रेज़ टू पावर 1। फिर वाई की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, यहां पर 2 पुट करेंगे तो बनेगा 12 का स्क्वायर। चेक कर लें क्या ये 1728 के इक्वल आ रहा है। 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 144 के साथ, तो यस जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 बन रहा है। इसका मतलब अल्फा इसका आंसर है। बैक सॉल्व करने से अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया करें। बाकी ऑप्शन को देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, वो जाहिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा आपका आंसर, आपको अल्फा करके तो अगले क्वेश्चन पे जाना चाहिए जो कि मैं भी जा रहा हूं। हाँ जी, लिमिट वैसे तो ये फार्मूला है, फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है दैट इज वेरी गुड। अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो ट्रिक अप्लाई करें। ट्रिक अप्लाई करके भी विद इन फ्यू सेकंड्स आपको आंसर मिलेगा। ट्रिक इसका क्या है कि जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, 0/0 फॉर्म। और इसके लिए आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू पावर x इंटू ln ऑफ a। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। लिमिट अप्लाई कर दें, x गोज टू 0। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो a पावर 0 1, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा ln ऑफ a। सो ऑप्शन देखें डेल्टा। वैसे तो आपको पता है लिमिट का ये थ्योरम है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट फार्मूला करें तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट ln ऑफ a इसका आंसर कर देंगे। लेकिन अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है तो फिर जाहिर उसके पास ट्रिक मौजूद है कि वो डेरिवेटिव के साथ भी इसे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट x/2, इट्स अ फार्मूला। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल ये टेस्ट में ज़रूर आते हैं। तो डबल एंगल भी, ट्रिपल एंगल भी, हाफ एंगल को याद रखें, आइडेंटिटीज़ को याद रखें। मेरा ख्याल है फार्मूला आप सबके जेहन में है कि टेंजेंट x/2 हाफ एंगल के साथ अगर आप करेंगे तो हाफ एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक ये जो ऑप्शन बीटा है वो उसका आंसर है 1 - cos x और 1 + cos x का होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एरिया बताना है। एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x एक लाइन है, y इज इक्वल टू 0 भी लाइन है, x इज इक्वल टू 6 भी एक लाइन है। स्टूडेंट्स बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3 लाइंस के दरमियान एरिया फाइंड आउट करना है तो 3 लाइंस में हमेशा जो एरिया बाउंड होगा वो ट्राइंगल में बाउंड होगा, क्योंकि तीनों लाइन मिलकर हमेशा ट्राइंगल बनाएंगी और वहां पर एरिया जो रीजन है वो ट्राइंगल बन रही है। पहली बात तो ये समझ आ गई। दूसरी बात, y इज इक्वल टू x के बारे में अगर आप देखें, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं अपनी क्लासेस के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बताता होता हूं, y इज इक्वल टू x एक ऐसी लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। y इज इक्वल टू x वो लाइन है जिसकी स्लोप क्या होती है 1। y इज इक्वल टू x वो लाइन है जिसका इंक्लिनेशन क्या होता है 45 डिग्री। इन बातों की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि ये बातें टेस्ट में आने वाली होती हैं, बहुत दफा आती हैं, तो एक दफा फिर आपको इन्फोर्समेंट कर दिया। हाँ, यहां पर आपने क्या करना है कि यहां पर आप एक रफ स्केच किया करें, टेस्ट के अंदर भी बना लिया करें ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैंने भी आपसे कहा कि y ये लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करी लाइन बन गई, विच इज y इज इक्वल टू x। दूसरी बात, y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, आप सब जानते हैं कि y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट किससे कर रहा होता है स्टूडेंट, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ आ रही है कि यहां पर जो y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है वो असल में ये है बेसिकली लाइन y इज इक्वल टू 0। तीसरी बात कौन सी, x इज इक्वल टू 6। मैं हमेशा समझाता हूं कि x इज इक्वल टू 6 जो है वो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है जो कि पॉइंट 6 में से पास कर रही होती है। लिहाजा अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बन गई स्टूडेंट आपके पास लाइन वर्टिकल विच इज x इज इक्वल टू 6। क्या बात समझ आई? मैंने आपको ये समझाया था कि 3 लाइंस के दरमियान जो एरिया बनेगा बेसिकली वो ट्राइंगल के अंदर बाउंड होगा। ये वो एरिया जो उसने पूछा हुआ है आपसे। हाँ, अगली बात जो इंपॉर्टेंट आपको नजर आनी चाहिए वो ये कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट सब लोगों को पता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें क्या है कि हाफ बेस इंटू हाइट कैसे निकलेगा, आपको देखना है कि ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको देखें, ये पॉइंट इस वाइट लाइन का है और इस येलो लाइन का है। वाइट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x। अगर आप x की जगह पर यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो फिर y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 6। तो समझा ही रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये असल में क्या है 6 और 6
इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा 6 और 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है सारा स्टूडेंट्स, ये फिर क्या बन गया 6, और ये मेरे लिए क्या है बेस। सो कहना मैं चाहता हूं कि हाफ बेस मेरे पास कितनी आ गई 6। अब हाइट की बात करते हैं, यही पॉइंट बताएगा, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये सारा जो आप देख रहे हैं हाइट है, और ये भी कितनी है, यहां पर y की वैल्यू 6 है, जिसका मतलब ये हुआ 6 × 6 36/2 18 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन में जाएंगे तो बीटा इसका आंसर बनेगा। मैंने डिस्कशन की है, मैंने आपको समझाया है, इसलिए मैंने इस पर टाइम कंज्यूम किया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने पर जाएंगे तो सिंपल आपको समझ आती है कि अच्छा 3 लाइंस या ट्राइंगल है, उसको रफली प्लॉट करें, यहां से पॉइंट मिलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट के साथ आप उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। P हैज नो सन्स, दिस इज P कोई पर्सन है, और उसके बारे में उसने कहा है कि उसके नो सन्स एंड ब्रदर्स, ना उस पर्सन के कोई बेटे हैं, ना उस पर्सन के कोई भाई हैं, P एक पर्सन है। अच्छा, Q's फादर इज सन ऑफ P's फादर। अब इस चीज को देखें, Q एक और पर्सन है, उसका जो फादर है वो सन है किसका, P's के फादर का। हाउ इज Q रिलेटेड टू P? क्वेश्चन ये है कि बताएं Q का P के साथ क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, वो आपने बताना है। सबसे पहली बात तो आपके ज़हन में क्वेश्चन मिलेगी कि P जो है वो एक ऐसा पर्सन है जिसका ना कोई सन है और ना कोई उसका भाई है, ब्रदर है। इस चीज़ को आपने देखना, ठीक है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। अब ऑप्शन में कहते हैं कि Q इज सन ऑफ P। मैं बाकी बातें बताता हूँ आपको, लेकिन जाहिर है मैं ऑप्शन पे इसलिए ले गया हूँ कि ऑप्शन पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप ऑप्शन से ही आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट। सो वो सबसे अच्छी टेक्निक है कि बजाय कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर घुमाऊँ, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन को पढ़ना ज़रूरी होता है। अल्फा ऑप्शन कहता है Q इज सन ऑफ P, Q इज सन ऑफ P, Q P का सन है। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा था कि P का कोई सन नहीं है, बात गलत हो गई, लिहाजा इसको ज़रूरत ही नहीं करने की। अच्छा बीटा ऑप्शन पढ़ें, Q इज फादर ऑफ P, Q एक ऐसा जो पर्सन है वो P का फादर है, और P ये वाला पर्सन है। चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टा पे जाते हैं। Q इज ब्रदर ऑफ P। क्वेश्चन कहता है कि P का कोई ब्रदर नहीं है, तो Q इज ब्रदर ऑफ P, ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। अब मेरे पास एक ही चीज रह गई है इस क्वेश्चन में, अगर मैं रिलेट करना चाहता हूं, वो कहता है Q इज फादर ऑफ P, तो Q इज फादर ऑफ P को चेक कर लेते हैं। अब उसने Q के बारे में क्या कहा, उसने कहा जी Q's फादर इज सन ऑफ P's फादर, यानी ये P पर्सन है और P पर्सन का जो फादर है, ठीक है जी, और Q जो है वो क्या है, वो उसके फादर का सन है। यानी फादर का अगर आप सन ले लें तो बेसिकली वो क्या बनेगा, वो कहता है जी वो Q है। तो ये रिलेशन बन रहा है कि जो P का फादर है, फादर का जो सन है, वो सन जो है वो क्या है, Q, और Q's फादर, वो Q का फिर आगे से क्या बनेगा, फादर बनेगा। इस चीज को आपने कनेक्ट करना है कि बन क्या रहा है। अगर हम ये कहें कि P के फादर जो है, फादर का सन जो है वो बेसिकली Q का फादर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है उसका तो कोई ब्रदर है ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर P का कोई ब्रदर नहीं है तो इसका मतलब कि P का जो फादर है, P का जो फादर है, उसके फादर का जो सन है, वो सन सिर्फ एक ही होगा, और वो कौन होगा, वो P इटसेल्फ होगा। ये बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि P के बारे में ये कि P जो है उसका कोई सन है ही नहीं है। तो जब P का कोई सन भी नहीं है और P का कोई ब्रदर भी नहीं है, जब P का कोई ब्रदर ही नहीं है, तो P का जो फादर है, उसके फादर का अगर कोई सन है तो वो सन P ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि P का तो ब्रदर ही कोई नहीं है। इससे ये बात भी समझ आती है, अगर आप कनेक्ट करें कि P फिर क्या होगा, P खुद मेल होगा। ये मेल की समझ कैसे आ रही है, क्योंकि हम ये डिसाइड कर चुके हुए हैं कि उसके फादर का सन वो खुद ही है। सिर्फ जब सन की बात हो रही है तो हम इसको अगर मान लें, या हाइपोथेसिस डेवलप कर लें कि P फिर क्या होगा, मेल होगा। अच्छा, अब बात ये है कि हमें समझ आ गई कि वो जो सन की बात कर रहा है वो P है। अब उसने कहना है कि वो कहता है जी वो सन जो है ना वो Q का फादर है। अब वो सन Q का फादर है, तो Q का चूंकि सन P है तो फादर भी कौन हुआ, फिर P हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q का जो फादर है वो असल में P बन रहा है इस पूरी अजम्पशन के साथ। तो अगर हमने ये डिसाइड करना था, ये देखना था कि Q जो है, Q का P के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, तो हमें रिलेशन इस पूरी स्टोरी में ये समझ आ रहा है कि Q जो है वो P का क्या बनता है, सन बनता है। ये अजम्पशन के ऊपर चल रहे हैं।
तो यहां पर क्या लिखा है, Q इज फादर ऑफ P, तो Q इज फादर ऑफ P, ये बात भी गलत होगी, Q P का फादर नहीं है, बल्कि हम जो बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर Q जो है बेसिकली वो क्या बन रहा है, सन बन रहा है P का। अब सिचुएशन ये है कि ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, और एक ऑप्शन रह जाती है टेस्ट के अंदर, नो वैलिड कंक्लूजन। और ये जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, जो मैं अजम्पशन की बेस के ऊपर कर रहा हूं कि Q जो है वो सन है P का, यानी इस पूरी स्टोरी में नहीं कर रहा है, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैं अजम्पशन कर रहा हूं, मजे की बात है कि ये भी गलत है, ये अजम्पशन भी मेरी गलत ही जा रही है। क्यों गलत जा रही है? क्यों अगर सन बन रहा है P का इस पूरी स्टोरी के अंदर, तो फिर आप देखें P का तो सन है ही कोई नहीं। ये क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि P का तो सन ही कोई नहीं है। तो फिर ये जो हम बना रहे हैं सारा कुछ करके गिवन सिचुएशन में कि Q जो है वो P का सन है, ये रिलेट हो रहा है, तो P का तो सन ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल है, नो वैलिड कंक्लूजन। आपका जो आंसर बन रहा है वो नो वैलिड कंक्लूजन का बन रहा है। बेसिकली IQ बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने में ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होता है। जब आप खुद इसके ऊपर काम करते हैं, आप इसको स्पीडली करते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, यू विल फाइंड दैट कि जैसे मैंने पहले 2 ऑप्शन तो क्रॉस कर दी थी, अब सिर्फ इस ऑप्शन के ऊपर जाता है Q इज़ फादर ऑफ P, क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने देखना था क्या Q P का फादर हो सकता है। वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये बात इसलिए भी गलत हो रही थी, डायरेक्टली अगर आप देखेंगे कि Q इज़ फादर इज सन ऑफ P, जब आप इसको पढ़ेंगे Q इज़ फादर इज सन ऑफ P, तो इस चीज़ से आपको समझ आएगी Q इज़ फादर ऑफ P भी क्या है, गलत है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए उसके ऊपर जो है सारा काम किया, अदरवाइज आपको इस लाइन से समझ आ रही थी कि ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, तो आप नो वैलिड कंक्लूजन पे लैंड करते हैं। जो बात आपने कंक्लूड करनी वो ये करनी कि ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं ये टेस्ट में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हुए हैं, इसको और अच्छे तरीके से करें, और इसमें ज़ाहिर है आपका IQ और जो मेथोडोलॉजी आपने पढ़ी वो यूज़ होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, ये कोडिंग का क्वेश्चन है IQ के सेक्शंस के अंदर, और कोडिंग के क्वेश्चन तकरीबन हर टेस्ट में रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिपोर्ट किए, आज के टेस्ट की भी रिपोर्ट की हैं, अगली वीडियो में वो भी आपको डिस्कस करूंगा। कोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कोडिंग इज ईजी, आप पढ़ चुके हुए हैं हमारे क्लासेस के अंदर। अब यहां पर रूल क्या लग रहा है कि वो कहते हैं क्लेम को ऐसे करें और बताएं कि 53416 जो है वो इससे क्या बनेगा। आपने नॉमिनेट करने, एलोकेट करने हर डिजिट को, हर अल्फ़ाबेट। जैसे मैं कहता हूं कि यहां से 5 को 3rd प्लेस पे जाएंगे तो किसको नॉमिनेट करेंगे? A। तो ये 5 पे शुरू हो रहा है, तो 5 को आप क्या देने जा रहे हैं? A। अब मैं ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन में B और C, तो इसका आंसर नहीं बन सकते, लिहाजा उस पर टाइम ना लगाएं। अच्छा, अगली बात, अल्फा और डेल्टा में से आप देखते हैं कि आंसर बनेगा अल्फा और डेल्टा, दोनों के अंदर फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट देखेंगे सेम है, A, तो लिहाजा मैं इसको भी टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूं ALI। ये फॉर श्योर हो गया कि आंसर में आएगा। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही हो गया, 1 के ऊपर क्या आना है, यहां पर देखें कि 1 किसको एलोकेट हुआ हुआ है? M को, तो यहां पर M आना है। तो अब आप देख लें कि अल्फा भी इसका आंसर नहीं बनेगा, लिहाजा M तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। सो यू हैव टू मूव फास्ट, क्योंकि ये कोडिंग है, IQ बेस्ड है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑप्शंस को भी देख रहा हूँ, क्वेश्चन को भी देख रहा हूँ, और दोनों को देखते हुए विद इन फ्यू सेकंड्स अपना आंसर निकाल रहा हूँ। पूरा कैलकुलेट करना मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है सही ऑप्शन तक पहुंचना। तो वो अगर मैं स्पीडली और अपने IQ को यूज करके भी ऑप्शन तक पहुंच जाऊं, दैट इज द बेस्ट वे। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके जनरल मैथ, बेसिक मैथ में से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर दफ़े टेस्ट में आना होता है, अभी भी आ रहा है, बड़ा रेगुलर क्वेश्चन है, आपको हमेशा बता रहे होते हैं फास्ट की तैयारी में कि क्वेश्चन आने ही आने। तो अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, ठीक है जी। टैप है जो इनलेट पाइप जिसको हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, वो फिल कर रहा है उसको 8 आवर, वाइल अनदर टैप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 16 आवर। एक और पाइप है, एक और टैप है जिसको हम आउटलेट पाइप भी कहते हैं क्लास के अंदर, वो 16 आवर्स में उसको एम्प्टी कर रहा है। बोथ टैप्स आर ओपन, दोनों ओपन है। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द टैंक? अब आपको पता है कि जो पहला पाइप है आपका वो 8 आवर्स में उसको फिल कर रहा है। मैं हमेशा समझाता हूं कि आपने क्या करना है, पहले आप रेट निकालें, यानी जो काम वो कर रहा है, जो कंपोनेंट ऑफ वर्क है उसका रेट निकालें पर आवर के साथ। उसका तरीका आपको ये समझाते हैं कि अगर ये 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है तो 1/8 अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्या निकल आता है, उसका रेट निकल आता है 1/8, और उसको आप यूं लिख सकते हैं कि पर आवर, ठीक है जी। और पर आवर जो टैंक के अंदर उसको फिल करना है, ठीक है जी, 1 घंटे के अंदर जिसका कंपोनेंट जिसका रेट निकल रहा है। अच्छा, दूसरा वाला अगर आप रेट निकालेंगे, दूसरा पाइप क्या काम कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। अब जब आप उसका रेट निकालेंगे 16 आवर्स में उसको खाली कर रहा है, उसका आप रेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/16,
ठीक है जी, 1/16 पर आर लेगा वो, ठीक है जी, टैंक को एम्प्टी करने में। आप सब जानते हैं चूंकि इसका काम है एम्प्टी करना, खाली करना, तो खाली करने में आपको पता है ना आप क्या साइन यूज़ करते हैं, माइनस का साइन यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उसको एम्प्टी कर रहा है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि दोनों पाइप खुले हैं, दोनों टैप्स ओपन हैं, लिहाजा जब दोनों ओपन है तो दोनों का रेट निकालते हैं, कंबाइन रेट निकालते हैं। उसको आप कैसे करते हैं, आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1/8 माइनस 1/16। स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, 2 - 1 1/16। मैं फिर वही बात करूंगा, जो 1/16 आपने निकाला है, बेसिकली आपने क्या निकाला है, ये रेट निकाला है, ठीक है जी, ये आपका रेट निकला है दोनों का इकट्ठा कंबाइन। और कंबाइन काम क्या हो रहा है कि जी एक उसको फुल करे, एक उसको खाली करे। हमने बताना है ये सारे प्रोसीजर में कितने आवर्स लगेंगे उसको फिल करने में। तो फिर जाहिर है उसका जो तरीका आपको समझाया है क्लास के अंदर भी और यहाँ पर भी, कि जब आपने टाइम निकालना होता है स्टूडेंट, तो फिर जो रेट आप निकालते हैं उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट, तो टाइम जो फिर आपने फाइंड आउट करने इस क्वेश्चन में, वो क्या बनेगा, 16 आवर्स। यानी आपको ये बात समझ आ रही है कि 16 आवर्स के अंदर वो इस सिचुएशन के अंदर जो टैंक है उसको फिल कर लिया जाएगा, जबकि एक पाइप जो है, एक टैप जो है वो उसको फिल कर रहा है और दूसरा जो है वो उसको एम्प्टी कर रहा है। ये बड़ा एक रेगुलर सा मेथड है, मैंने डिटेल से एक दफ़ा फिर समझा दिया। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो डायरेक्ट आप ये सारा काम नहीं कर रहे होंगे, आप शुरू यहाँ से करेंगे, 1/8 माइनस 1/16, सिर्फ इतना काम आपने करना है। ये काम करेंगे, 1/16 रेसिप्रोकल लेकर 16 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में जाएंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखें, इफ फादर्स एज इज ट्रिपल टू हिज सन्स एज। ये फिर से आपका बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, एज क्वेश्चन है, इसको हम बड़े डिटेल से पढ़ाते हैं और साथ ही भी बताते हैं आपको कि इसका क्वेश्चन आना ही आना होता है फास्ट के टेस्ट में, खास तौर पर बाकी टेस्ट में भी। अगर आप जा रहे हैं कॉमसेट में जा रहे हैं, एनटीएस में जा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आईटीयू में जा रहे हैं, तमाम जगहों पर ये क्वेश्चन आने ही होते हैं। अ फादर एज इज ट्रिपल टू हिज सन्स एज, तो फिर फादर एफ उसकी प्रेजेंट एज है और सन की जो प्रेजेंट एज उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसने कहा जी इस वक्त वो क्या है, ट्रिपल है, 3 टाइम्स आप उससे कर लें। आफ्टर 10 ईयर्स आपको समझाते हैं कि 10 साल के बाद क्या होगा कि फादर की एज में 10 प्लस हो जाएगा, सन की एज में 10 प्लस हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, ईयर्स रिवर्स जाएंगे, बिफोर की बात करेगा तो माइनस करेंगे, बात आपको बताई जा रही होती है। वो क्या कहते हैं, आफ्टर 10 ईयर फादर एज बिकम ट्वाइस टू हिज सन एज। तो मतलब रिलेशन क्या बनेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी, ट्वाइस कर लें, 2 टाइम्स कर लें। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर यानी एफ आपने फाइंड आउट करना है उसकी प्रेजेंट एज। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एफ निकाल लेते होते हैं, तो जाहिर आप क्या करेंगे, एफ प्लस 10 अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ, तो दिस इज एस की जगह पर 3 को उधर शिफ्ट कर दें तो एस की जगह पर f/3 प्लस 10 ये सिचुएशन बन जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें, आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 का एलसीएम यहाँ पर कर लें, 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, बनेगा 3f + 30 और फिर आप देखें 2 को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट, 2f बनेगा। कैलकुलेशन ध्यान से देखें, 3 को 10 से मल्टीप्लाई 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब f को यहाँ माइनस करेंगे तो बनेगा f = 30 को यहाँ जाके माइनस करेंगे 30। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है, f जो फाइंड आउट करना था वो 30 ईयर्स बनता है, ठीक है जी। सो जब भी एज क्वेश्चन है आपको हमेशा समझाते हैं कि आपका काम ये होता है कि आपने जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको ट्रांसलेट करना है मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर और उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, सम ऑफ 6th and 8th टर्म इन एपी इज 40। एपी में 6th टर्म को A6 कह देता हूं और 8th टर्म को A8 कहता हूं, इनका सम जो है वो एपी में उसने कहा जी 40 है, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ 4th and 7th टर्म इज 220। अब प्रोडक्ट जो है वो 4th टर्म का और 7th टर्म का दैट इज गिवन एज स्टूडेंट्स 220 दिया हुआ है। बताना क्या है, व्हाट इज 3rd टर्म। ट्रिकी क्वेश्चन है जाहिर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तरीका इसका क्या है। 3rd टर्म आपने बतानी है। अब बजाय कि आप इसमें एपी का फॉर्मूला यूज़ करें, इक्वेशंस बनाएं, टाइम कैलकुलेट करें, सिंपल हम उसके ऊपर चलते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके विद इन 1 मिनट अपना आंसर निकालेंगे। पहली बात आप नोट करें कि ये 6 टर्म है और ये 8 टर्म है, इनका सम दिया हुआ है और सम दिया 40। तो अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं, नोट करना है आपने, 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या निकल आएगा, एवरेज। अच्छा एवरेज क्या होती है, मिडल टर्म। तो 6th टर्म और 8th टर्म को सम तो पहले से गिवन है, जब आप उसको एवरेज करेंगे तो मिडिल टर्म, और इनकी मिडिल टर्म यहां से क्या प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स, 7th टर्म। आप समझ रहे हैं ना कि 6th और 8th टर्म के बीच में टर्म कौन सी आ रही है, 7th टर्म आ रही है, ठीक है। यहां पर भी क्या कर दूंगा मैं, 2 पे डिवाइड करूंगा। तो ये इंटेलिजेंटली आपने इसको देखना है। अब आपको समझ आती है कि अच्छा यहां से मेरे पास जो 7th टर्म प्रोड्यूस होगी, स्टूडेंट से कैंसिल कर लेंगे, वो क्या बन जाएगी 20। तो 7th टर्म मैंने फाइंड आउट कर ली 20। अब 7th टर्म तो मुझे फाइंड आउट ही नहीं करनी थी, मुझे तो फाइंड आउट करनी 3rd टर्म एक्चुअली। चलते हैं आगे, इसको यूज करते हैं। यहां पर मेरे पास है A4 × A7, A7 मेरे पास क्या 20। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये 220 है, तो यहां से मेरे पास स्टूडेंट्स 20 को यहां लाके डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 4th टर्म निकल आएगी, वो क्या निकल आएगी 11।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 7 टर्म निकाल दी, 4 टर्म निकाल दी है, निकालनी कौन सी थी? निकालनी तो असल में आपने 3rd टर्म है। पहुंचता हूँ 3rd टर्म तक भी, कैसे पहुंचूंगा? देखें, ये मेरे पास 7 टर्म है, ये मेरे पास 4 टर्म है, और क्या पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं एपी। एपी में आप सबको पता है कि एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म आ जाती है, ठीक है जी, और रिवर्स करने पे प्रीवियस टर्म आ जाती है, ये बातें पता है आपको। तो 7th टर्म एपी की, 4th टर्म एपी आपके पास है, तो 3rd टर्म पे जाने का तरीका हमेशा, अगर आप लेक्चर्स देखेंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर डिस्कशन, तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा समझाता हूँ कि एपी की 2 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म देकर तो कोई और टर्म पूछ लें, या जीपी की भी, तो लेक्चर्स में चीज़ मौजूद है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है, फिर टेस्ट में आ गई है, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट था। उसने बात शुरू यहाँ से की थी, जैसे मैं आप क्वेश्चन को लेकर चला। अब वो ट्रिक ज़रा याद कर लें, वो ट्रिक जो मैंने आपको बताया होता है हमेशा, उस ट्रिक से स्टूडेंट्स हम क्या करते होते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करवाता होता हूँ। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपको ये सिखाया कि ये 7th टर्म है और ये 4th टर्म है, तो कहता मैं ये हूं कि 7 में से 4 को माइनस करें, जो भी आंसर है उसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को माइनस कर दें। यानी 20 इसकी वैल्यू है तो 20 में से 11 को माइनस कर दें। पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो इसे लिख रहा हूं, वरना मेंटल कैलकुलेशन इसमें करनी होती है। ये सारा क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब जब मेरे पास कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, तो अब आप सबको समझ आ गई है कि 4th टर्म मेरे पास थी और मुझे क्या निकालनी, 3rd टर्म, मुझे रिवर्स जाना है। तो रिवर्स जाने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 4th टर्म में से कॉमन डिफरेंस माइनस करूं स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिलेगी, 3rd टर्म। 4th टर्म मेरे पास 11 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो अल्टीमेटली आप सबको समझ आ गई कि 8 इसका आंसर है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है टेस्ट में ज़रूर आना होता है, एपी के अंदर या जीपी के अंदर, कि नॉन कंसेक्यूटिव टर्म से आपने कोई टर्म बतानी हो, तो पहले नॉन कंसेक्यूटिव टर्म बनाइए। अब ये ट्रिक आपको रिवाइज करवाया, जब ट्रिक आपको पता होता है फिर आप ये सारी कैलकुलेशंस नहीं करते। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, ये सारा काम मेंटल कैलकुलेशन होती है कि 7 - 4 3 3 को डी से मल्टीप्लाई, 3D 12 - 11 9, तो D3 आ गया। जैसे D3 आएगा तो आप 11 में 3 माइनस करेंगे, 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पढ़ाते वक्त, दोबारा समझाते वक्त जाहिर है मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। इफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स आर दिस वन, और आप सबको पता है कि फोसाई जो है बेसिकली प्लस माइनस सी और 0 होते हैं। एसेंट्रिसिटी आपको दी 1/2। एसेंट्रिसिटी आप सबको पता है दैट इज C/A, इसका फॉर्मूला विच इज 1/2। आपने क्या करना है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बतानी। टेस्ट में भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ फिलिप्स का या हाइपरबोला का, ये बहुत फ्रीक्वेंट आने वाले क्वेश्चन आपको बताए जा रहे होते हैं। और करना आपने इसे कैसे है कि C दिया हुआ है आपको, तो यहां से C² फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। यहां पर आ जाए, यहां पर आएंगे तो मेरे पास अभी आपने देखा है कि C की वैल्यू मैं यहां से पिक कर लूं, तो C बेसिकली मैं क्या पिक कर रहा हूं, 3 पॉजिटिव ले लें, और A, और फिर ये 1/2। तो आपको समझ आ रही है कि A बेसिकली मैंने फाइंड आउट कर लिया 6, विच मीन्स कि मेरे पास A² क्या होगा, 36। आपको समझ आ रही है कि एक्चुअली सिचुएशन में किस तरफ लेके जा रहा हूं। एलिप्स में आप सबको पता है कि रिलेशन क्या होता है कि C² = A² - B²। मेरे पास इस क्वेश्चन में A² की वैल्यू 36 है, और एक्चुअली जो बात मेरे पास नहीं है वो B² नहीं है, इसकी वैल्यू 9 है। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि यहां से B² मेरे पास क्या निकल आएगा, 27। अब मैं अपने आंसर तक पहुंच गया हूं। कैसे पहुंच गया हूं, ये जो फोसाई आप देख रहे हैं, फोसाई कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी स्टूडेंट्स, वो अबाउट एक्स एक्सिस की बनेगी। और अबाउट एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमेशा आपको समझाता हूं कि वो होती है जिसमें एक्स के डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आए। अब अल्फा इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक्स के डिनोमिनेटर में बड़ी नहीं छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा चार्ली इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक्स के डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ डेल्टा होगा या बीटा होगा। आप पता है कि बड़ी वैल्यू को हम क्या कहते होते हैं, A², और छोटी वैल्यू को आप क्या कहते होते हैं, B²। आप देख लीजिए कि यहाँ पर कैलकुलेशन में आपने A² को 36 निकाला है और B² को 27 निकाला है, तो अल्टीमेटली आपको समझ आ रही है कि बीटा आपका आंसर बनेगा, ठीक है जी। तो डिसीजन करना बड़ा जरूरी होता है। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि क्योंकि फोसाई जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो लिहाजा ये अबाउट एक्स एक्सिस बन रहा है। अगर फोसाई उसने वाई एक्सिस के ऊपर दिए होते, सिचुएशन चेंज होती कि फिर जो इक्वेशन बननी थी वो अबाउट वाई एक्सिस की बननी थी। उस केस में जो बड़ी वैल्यू है वो वाई के डिनोमिनेटर में आती है। ये वो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे याद रखें और टेस्ट में इनमें आपने मिस्टेक नहीं करनी।
पेंसिल इज 1 2 3 4 5 6। ये फिर से क्वेश्चन पहले भी बताया कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं टेस्ट के अंदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है जी, सेम टेक्निक है कि पेंसिल में अगर 1 2 3 4 5 6 है तो पी को जो एलोकेट हुआ है वो 1 हुआ है, ई को 2, एन को 3, सी को 4, आई को 5 और 6। फिर वही एलोकेशन आप यहाँ पर कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा इसका आंसर है। फिर से वही बात कि पेंसिल के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स जो थे वो PEN है, तो यहाँ पर भी क्या है, PEN है, विच मीन्स के 1 2 3 तो आएगा। अब वो सारी ऑप्शन में 1 2 3 लिखा हुआ है, लिहाजा आपका जो आंसर निकलना है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन से निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ देखा करें, आखिरी 3 को सिर्फ आपने फोकस करना है। टेंजेंट टू एक्स, फिर से बात आ गई डबल एंगल फॉर्मूला। इससे पहले मैंने आज करवाया हाफ एंगल फॉर्मूला। यही बातें बार बार रीइंफोर्समेंट कर रहा हूँ आप लोगों को कि हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल ये ज़रूर याद रखें। tan 2x का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता है कि 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। ऑप्शन में जाएंगे तो अल्फा इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थे जो हमें बेसिकली रिपोर्ट हुए हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर फर्दर जो क्वेश्चन आज के टेस्ट में रिपोर्ट हुए हैं उनकी डिस्कशन भी फिर मैं आपके पास लेकर आऊँगा। कनेक्टेड रहें, डिस्कशंस को देखते जाएं टेस्ट में जाने से पहले, ताकि आइडिया हो। मैं बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार टेस्ट में आते हैं, उनके ट्रिक्स क्या हैं वो भी रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पता होना इज़ वन थिंग, लेकिन उनको सॉल्व कैसे करना है, दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। सो थैंक यू वेरी मच।